आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम खरौना फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। आज राष्ट्र धर्म में बात होगी झारखंड के विधानसभा चुनाव की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी के कई बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान का बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे। अपने चुनावी अभियान में शाह ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 60 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। साल 2014, 2019 और 2024 में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन इन सब के बाद भी इस बार लोकसभा चुनाव के बाद एक अजीब चीज देखने को मिली। साधारण तौर पर देखा जाता है कि विजय के बाद किसी व्यक्ति में अहंकार आता है, लेकिन पहली बार देखा गया कि व्यक्ति में पराजय के बाद भी अहंकार आता है। संसद में राहुल गांधी के व्यवहार को देखकर ऐसा लगा कि वो 2/3 बहुमत हासिल करके पहुंचे हैं, जबकि सच्चाई है कि पूरे इंडिया अलायंस को मिलाकर उतनी सीटें नहीं आ सकी जितना कि अकेले बीजेपी को मिली है।
पिछले 3 लोकसभा चुनाव के दौरान भी यदि कांग्रेस की सीटों को जोड़ लिया जाए तो बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उससे अधिक सीटें हासिल की है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज जो टिप्पणियां, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है। देश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड समर्थन किया है। 60 साल के बाद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का काम देश की जनता ने किया। वो नेता का नाम है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया हूं। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। इस चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और पूरे इंडिया अलायंस को मिलकर भी 240 सीटें नहीं मिली है। किस चीज का अहंकार पालते हो आप? किस चीज? कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019 और 2024 ये तीनों में जितनी सीटें मिली, इससे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2024 में मिली है। मित्रों, 24 में मिली है। हम लगातार तीसरी बार जीते हैं और ये ऐसे नेता है। देखो, तुमने सत्ता में रह के जनता के लिए क्या कर रहे हैं इसका हिसाब पहले जनता को देना चाहिए। हारने के बाद इस तरह की बातें निकालकर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक, तुम सत्ता चलाने में असफल हो चुके हो। अगर कोई अधिकारी इस तरह का करता है तो कंट्रोल तो इनका ही है ना। बाद में चुनाव आयोग के पास जाता है, इनको पता ही नहीं है सत्ता कैसी चलाना। इनको अदानी को महाराष्ट्र भेज के देना और गुजरात में महाराष्ट्र को शिफ्ट करना और वहां का ड्रग मुंद्रा पोर्ट से महाराष्ट्र में लाना, इतना ही बीजेपी को पता है। इसलिए उनके जो भी कोई नेता होगा उनके बारे में मैंने कुछ बोलना, वक्तव्य करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिनको सत्ता ही चलाने नहीं आता है ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करें, जिन्हें महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को और उसके स्वाभिमान को बेचने का पाप गुजरात के लिए किया है। ऐसे लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं दी जाएगी। झारखंड के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर कांग्रेस पर बरसे और कहा कि एक व्यक्ति में जीतने के बाद इतना अहंकार नहीं आता जितना कि कांग्रेस में इस वक्त है, जबकि वो लोकसभा चुनाव 2024 हार चुकी है। लेकिन राहुल गांधी का व्यवहार ऐसा देखने को मिल रहा है, चाहे लोकसभा का सदन हो या फिर बाहर की बात की जाए, तो राहुल गांधी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2/3 बहुमत कांग्रेस के पास है। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जितनी सीटें जीती है वो अकेले जीती है, 244 का जिक्र किया, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मिलकर भी अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाए। तो आज अमित शाह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूंक दिया है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया और इस दौरान जमकर कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किए और साथ ही साथ झारखंड की सरकार को भी घेरा और कहा कि इस वक्त देश की सबसे करप्ट सरकार जो है वो झारखंड की सरकार है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी और कहा कि एक पार्टी है जो केवल दलितों के बारे में सोचती है, एक पार्टी है जो केवल ओबीसी वर्ग के बारे में सोचती है और वो है बीजेपी।
और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी में 27% जो नेता है वो ओबीसी के हैं। तो लगातार आज विपक्ष जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनावी मैदान पर उतरा था, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से प्रचार प्रसार किया था और बाद में भी जिस तरह से विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर बाकी नेता जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे, तो अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से आज झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, झारखंड की सरकार पर जमकर प्रहार किया। और आज इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, परविंदर सिंह नामधारी, जेएमएम के नेता वही डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आज जो ये डिबेट है, आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, उसकी शुरुआत शुक्ला जी आपसे करना चाहूंगी। आज अमित शाह ने तो कह दिया कि राहुल गांधी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे 2/3 बहुमत उनके पास हो, और साथ में यह भी कहा कि एक पार्टी जो विजयी है उसमें इतना अहंकार नहीं है जितना कि राहुल गांधी में है, और वो भी पराजय के बाद। जी, एक बार फिर से शुक्ला जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। परविंदर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अमित शाह ने कहा कि जो देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है वो इस वक्त झारखंड की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। देखिए, ये लोग, छोटी मुंह बड़ी बात होगी, देश के गृह मंत्री हैं जी, लेकिन एक सोच आप देखिए उनको, इलेक्शन आता है तो ये लोग झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में आकर जो बोलना है बोलकर निकल जाते हैं जी। भाई, उनका अधिकार है, देश के गृह मंत्री हैं, उनको जो मन में आएगा बोलेंगे जी। वो जो मन में आ रहा है देश में कर रहे हैं, उनको रोक कौन सकता है जी। लेकिन इस देश में ये एक मान्यता बनी है कि एक झारखंड के एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इन लोगों ने गलत कामों में झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी कि इनको बिना कोई एलिगेशन, कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं है, इनको जेल भेजा गया, इनकी जमीन खिसक गई है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट में नहीं जाएगी जी। वो पिछली बार की 25 सीटों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2 डिजिट में पार नहीं करेगी बीजेपी। और ये वो सिर्फ उन लोग, इतनी घबराहट है कि वो झारखंड में आकर हेमंत बिस्वा, तो शिवराज सिंह चौहान, ऐसे लोगों को झारखंड में भेज रही है। अगर शिवराज सिंह चौहान इतने सक्षम हैं और इतने बड़े मैनेजमेंट के हैं, उनके अच्छा काम किया है, तो उनको मध्य प्रदेश से हटाया क्यों था जी? एक्चुअली में क्या है कि ये लोग सिर्फ 2 ही देश में नेता है, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई करते हैं, वो अमित शाह जी की बड़ाई करते हैं। इन्होंने किसी दूसरे को रहने नहीं देना है, और ये लोगों को ये लगता है कि एक झारखंड का मुख्यमंत्री इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है आदिवासी होकर, उनको ये पच नहीं रहा है जी। तो आदिवासी के एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का इन पर एक जो आरोप है, ये इनको बहुत परेशान कर रहा है। और इनको चूंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड तीनों जगह चुनाव है, ये उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं कि कहीं किसी कुछ ऐसा हो जाए कि एक स्टेट कम से कम मिल जाए, लेकिन वो 2-1 नहीं कर पाएंगे, उनको 3-0 पर आउट होना पड़ेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का उस दिन से जो अभी नीचे आए हैं, जो उनकी जो तानाशाही और घमंड वाली जो लैंग्वेज थी और जो भाषा थी, वो थोड़ी कम हुई है अभी, मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो 240 पर आए हैं। विश्वास कीजिए, ये 3 स्टेट हारने के बाद ये लोग का भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पतन होने का शुरुआत होगा। और दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगले 25 वर्षों तक झारखंड में आने की स्थिति में नहीं है जी। मैं दावे से कहता हूं जी। जो काम हुए हैं वो धरातल पर हैं। यहाँ के मूलवासी आदिवासी, उनको ठगने का काम किया है पिछले 20 वर्षों में। ये बताए वो कि मैक्सिमम 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। अगर जो भी इशू उठा रहे थे, इसका मतलब उनके कार्यकाल में हुए हैं। आज के इशू नहीं है ये, इसको समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, उसकी एक प्रक्रिया है जी जी। ठीक है जी जी। गिनवाने लगूंगा तो आप तो उठ के चले जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी पहले ये काम बता दे कि अरे भाई आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आप पहले ये बता दो कि आपने 2 करोड़ नौकरी दे दी क्या? आप ये बता दो कि आपने किसानों को एमएसपी दे दी क्या? आप ये बता दो कि आदिवासियों के जो सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ के आपके मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोशिश की थी, उसमें आप भविष्य में नहीं करोगे, ये बता दोगे क्या? अरे भाई आप आयातित लोगों को, आपके पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी, अमर कुमार बाउरी जी, आपके पास तो नेता ही नहीं है, आपके पास तो नेता नहीं है ना जी। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास तो नेता ही नहीं है। जी 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 नामधारी जी आपके पास फिर से आऊंगे, और जिन आदिवासियों का आपने जिक्र किया, आदिवासी मुख्यमंत्री का, बाबूलाल मरांडी का, उन सब पर भी आऊंगी, लेकिन बाकी मेहमानों से भी एक काउंटर ले लेती हूं। शुक्ला जी आपसे पूछना चाहूंगी, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे 2/3 बहुमत उनको मिला हो। विवेक कुमार जी आपसे पूछना चाहूंगी, सर मतलब हर कोई भाषण होता है, चाहे बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो राहुल गांधी को मैच्योर कहते हैं, आप परिपक्व कहते हैं, और कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बिहेव करते हैं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से व्यवहार किया, लोकसभा सदन के अंदर जिस तरीके से व्यवहार किया, और जब चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल इमेच्योर है। लेकिन आपके भाषण की शुरुआत राहुल गांधी से होती है, हर एक भाषण में राहुल गांधी का जिक्र जरूर होता है। सर वो एक जो नैरेटिव सेट करने की बात होती है, तो राहुल गांधी का नाम तो इस वक्त बीजेपी की जुबान पर रटा हुआ है। सर जी विवेक जी करने का कारण है जी, भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनने के बाद बहुत चिंता में है, और जो उन्होंने अटैक किया पिछले लोकसभा चुनाव में, उनके पास चेहरा दिखाने के लिए नहीं बचा राहुल गांधी ने छोड़ा है जी, वो परेशान है। इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर राहुल गांधी कोई उनके ऊपर भारतीय राजनीति में तो उपयोगिता नहीं है, तो सुबह उठते भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी याद है। जी विवेक जी, लगातार जिस तरीके से आज अमित शाह ने बात रखी, राहुल गांधी से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, लेकिन सर सच्चाई तो ये भी है ना कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र राज्य की बात कर लीजिए, बीजेपी को सर नुकसान तो हुआ है। विवेक जी से भी एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी। सुशील जी, जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से बीजेपी को घेरा था लोकसभा चुनाव के टाइम पर, एक पीडीए जो बनाया गया था पिछड़ा दलित आदिवासी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसकी काट कहीं ना कहीं बीजेपी अब ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था महेंद्रगढ़ में जिस तरीके से वहां पर बात रखी गई, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से बात रखी गई, और आज झारखंड में फिर वही नजारा देखने को मिला। आज भी अमित शाह ने आरक्षण की बात की, आदिवासियों की बात की, और साथ ही साथ कहा कि एक ही पार्टी है जो आदिवासियों के बारे में सोचती है, ओबीसी के बारे में सोचती है, वो है बीजेपी। आप एक बात को समझिए जी, वो सोचते परविंदर जी, मैं सवाल मुझसे पूछा गया है, आप समय ना खराब करें। जी जी नामधारी जी आप प्लीज डाउन कीजिए, उसके बाद मैं वो कुछ बोल पाऊंगा। जी नहीं सुशील जी आप बोलिए। बोला जाए, देखिए आज से ऐसा लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने चुनावी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है, और जैसा कि नेचुरल है, हर पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि हम अपने वोटर के लिए, हम अपने ऑडियंस के लिए सबसे बेहतर हैं। उसी प्रकार से उन्होंने बेहतरी की अपनी शुरुआत की, और उसको खुद को बेहतर साबित करने का एक तरीका यह भी होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो या तो फ्रॉड हैं या झांसेबाजी कर रहे हैं या उनमें कुछ दम नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी, माननीय राहुल गांधी जी अब विपक्ष के नेता बन गए हैं, बड़ा सम्मान की बात है। और लेकिन जो पास्ट में, जो पूर्व में उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंटेड उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनकी हरकतें हैं, उससे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं उनको एक बालक बुद्धि की तरह भी देखती है, इमेच्योर की तरह भी देखती है। और मैंने
पिछली बार आपके ही सेशन में कहा था कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि जो माननीय मोदी जी जिनके एक्स पर फॉलोअर की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है, तो उसमें और राहुल जी जब अब सब मीटिंगों में साथ रहेंगे तो शायद उनके ऑरा का कुछ फर्क पड़ेगा और राहुल जी में मैच्योरिटी पहले से ज्यादा आएगी और दोनों मिलकर देश के भले के लिए, नागरिकों के भले के लिए काम कर पाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी को ज्वाइंट करके काम करेंगे, एक दूसरे को नेगेट नहीं करेंगे। तो रही बात अमित शाह जी की, देखिए वो बड़े मजे हुए नेता हैं और किसी भी नेता की तरह उन्होंने सबसे पहले अपना जो भाषण शुरू किया, जैसा आपने कहा कि राहुल जी के नाम से शुरू किया, तो जनता को बताया कि अगर आप किसी पार्टी में होप देख रहे हैं तो उस पार्टी का लीडर कौन है और आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल फोरा पे या नेशनल फोरा पे जब माननीय मोदी जी को आप कंपेयर करेंगे राहुल जी से, तो जनता खुद ही अपने आप में डिसाइड कर लेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस का जो कैंपेन रहा है, आप देखिए संविधान बचाओ, ये बार बार कहते हैं संविधान बचाओ, किस जनता से कहते हैं उसको शायद ये पूरी तरह समझ ही नहीं हो कि संविधान है क्या चीज, आप उसे कैसे बचाएंगे। और जिस संविधान को आपने 100 से ज्यादा संशोधन कर दिए हैं, अब आप उसे कैसे बचाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप कहते हैं 8,500 रुपए टकाटक ले जाओ, तो आप ये नहीं बताते कि कहाँ से देंगे, और जब आपकी सरकारें बन जाती हैं कुछ स्टेट में तो वहां भी आप नहीं दे पाते हैं। तो ये जो जनता की जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई का पैसा आप उसको फ्री रेवड़ियों की तरह बांटते हो, तो ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। और मेरा देश की जो प्रबुद्ध समुदाय है उससे मेरा आग्रह है कि इस तरह के मामलों को लेकर न्यायालय में PIL लगाई जाए कि ये जो पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप पार्टी है, चाहे मायावती है, चाहे समाजवादी पार्टी है, ये जो प्रॉमिस कर देते हैं, झड़ी लगा देते हैं, ये गारंटी, उस गारंटी का एक सॉलिड प्रारूप उन्हें देना चाहिए कि हमारे पास आज के देश में एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर ये है, इतना यहाँ से आया, इतना यहाँ से गया, तो इन लोगों को हम देंगे जो गारंटी में ये दे रहे हैं रेवड़ियां, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। और उसके साथ साथ जो देश का विकास की जो रफ्तार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार है, जो मेंटेनेंस करने की, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करने की जो बजट है, वो कहाँ से आएगा। क्योंकि देखिए जनता बड़ी भोली है, आप उसको कहें 300 यूनिट फ्री तो जनता आपकी तरफ झुक जाती है, आप उसको कहें 10,000 रुपये हम महीना का देंगे तो आपकी तरफ झुक जाती है। और कोई भी हरा गिरा नथु घरा टाइप पार्टी या उसका नेता इसके अगर प्रॉमिसेस कर दे पब्लिक को, तो वो क्या करता है कि मेजर मोर्चा। लेकिन सुशील जी आपने जैसा कि कहा कि विपक्ष संविधान बचाओ की बात करता है, विपक्ष ने संविधान बचाने की बात की लोकसभा चुनाव के टाइम पर और बाकी सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सर ये तो सच है ना कि बीजेपी उन सभी का काउंटर नहीं कर पाई, बीजेपी उन सभी चीजों को टैकल नहीं कर पाई, उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में मिला उसको। वही बात आपको कहना चाह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई कि किसी ने कुछ गारंटियां दे दी, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, ये माफ कर देंगे, तो आम जनता जो भोली भाली जनता है उन्होंने उसको वोट दे दिया। नतीजे में क्या हुआ, आपकी पार्लियामेंट हंग बन गई, आपको कुछ पार्टियों से सहयोग करना पड़ गया, और सरकार बनाने के लिए वो सहयोग करते हैं तो आप उनकी जायज नाजायज मांगों के सामने आपको कभी कभी झुकना भी पड़ता है, या जो कड़े फैसले लेने हैं उससे पहले आपको रुकना पड़ता है। तो इन गारंटियों का ये बड़ा नुकसान होता है, और ये अल्टीमेटली देश का नुकसान है। आप जनता का भला कीजिए, जनता को दीजिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दीजिए, जो डिजर्व करता है, जो अगर देश के विकास में भागीदारी में आना चाहता है, जो मेन स्ट्रीम में आकर कहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो एक खास समुदाय के लोग हैं, 4 बीवी 24 बच्चे 44 रिश्तेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी लेना जानते हैं, विकास के नाम पर जीरो है, टैक्स देने के नाम पर जीरो है, और आप देश के विकास से कितना टैक्स ले रहे हैं, आप हर चीज की सब्सिडी ले रहे हैं। परविंदर जी आपके पास आऊंगी, एक बार सुशील जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। सर आपके इस तरह की छूट देना ये संविधान के ही खिलाफ है, और आप उनको संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर आपको बोलने का अधिकार है तो उनको भी अधिकार है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। सर सांप्रदायिक भाषा नहीं, एजेंडा पर काम कर रहे हैं। सर प्लीज परविंदर जी आपके पास भी आऊंगे, बस सुशील जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। सर 20 बार गारंटी दी कि एक पार्टी हार जाएगी, आपने एक भी तो परविंदर जी गलत क्या है, कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी पार्टी है उसने गारंटी दी थी या नहीं दी थी? उसके बाद जितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कार्यालय पर गई थी या नहीं गई थी? दीजिए ना,
उसको बोलिए कि वो भी बोलिए गलत है, बोलिए। तो सर सवाल पूछूंगी सर, बीजेपी से भी पूछूंगी, लेकिन अपनी टर्न आए तब आप बात रखिए अपनी सर। प्रोजेक्ट बता दें जो अभी तक आपकी सरकार ने किया और पिछले 5 साल में, यह सारे ऐसे प्रोजेक्ट बता दें भारत देश को विकसित भारत बनाने के रास्ते पर लेकर जा रहे हूँ। आपने एक पार्टी की हार की बात कह दी, दूसरी की जीत कह दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ दर्शकों का टारगेट किया है, नई गारंटी को आपने 20 बार रिपीट किया। सर परविंदर जी आप नहीं बताएंगे ना किसको क्या बोलना है? परविंदर जी आपके पास भी आऊंगी, पूरा बोलने का मौका दूंगी, लेकिन सुशील जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी सुशील जी प्लीज, परविंदर जी प्लीज, आपके पास दोबारा से आऊंगी प्लीज। देखिए एक कहावत है, नो फ्री लंच दिस वर्ल्ड, कोई भी आपके लिए फ्री कुछ नहीं करता है। ये लोग कुछ पार्टियां फ्री देने के नाम पर वोटर्स की कीमती वोट ले लेते हैं, और जो पार्टियां जो वास्तव में काम कर रही हैं, जो देश को विकास के रास्ते पर लेकर जा रही हैं, दुनिया में भारत के नाम का डंक बजा रही हैं। परविंदर जी सुनने की क्षमता भी रखिए प्लीज परविंदर जी। के बाद फिर वो पार्लियामेंट भंग हो जाती है, फिर कड़े निर्णय नहीं ले पाता देश। जो निर्णय ले सकता था और 10 साल में भारत देश को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंचने में उसे 20 साल 30 साल 50 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपने लोक लुभावन नारे देकर, आपने फ्री की रेवड़ियां बांटने का ऑफर देकर जनता का बहुमूल्य वोट को आपने डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है बोल दो आप। परविंदर जी जब आप बोल रहे थे बाकी सभी गेस्ट चुप थे, आपकी बातों को सुन रहे थे, प्लीज आप भी धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनिए प्लीज सर। उसको इतना टाइम दे रहे हो और वो तो परविंदर जी आपको भी मैंने पूरा टाइम दिया था, आपके पास दोबारा से आऊंगी सर, अपनी बात रखिएगा, आपको भी पूरा टाइम दूंगी। विवेक जी बार बार राहुल गांधी का जिक्र करना, उस राहुल गांधी का जिसको आप इमेच्योर कहते हैं, आप उनके व्यवहार के बारे में बातें करते हैं, लेकिन बार बार जब भी कोई बड़ा नेता बीजेपी का अपने भाषण की शुरुआत करता है तो सिर्फ जुबान पर एक ही नाम राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी बीजेपी की गले की फांस बन गए हैं? देखिए इन्हें पहले चुप कराएं और डिबेट की मर्यादा समझाएं। गंभीर लोगों की उपस्थिति में कोई परिचर्चा हो रही तो उसमें अपने बारी की प्रतीक्षा करने की इन्हें हिदायत दें। अगर इसी तरह बोलते रहेंगे तो खुशी की बात ही नहीं आ पाएगी। 3 बार के फेलियर 99 सीट पाकर के इतना उछल रहे हैं जैसे जनता ने इन्हीं को मैंडेट दे दिया है। थोड़ा मर्यादा में रहना सीखो भाई। मर्यादा में हूँ, मर्यादा आपसे नहीं सीखनी है मुझे। परविंदर जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सर। रहो मर्यादा में, मर्यादा में नहीं सीखना है अभी मर्यादा आपकी दिख रही थी, फोन पर चिल्ला रहे थे। परविंदर जी ऐसे तो पूरी डिबेट नहीं चल पाएगी सर, जनता के सामने आप बात रखने आए हैं, उसको ही आप नहीं सुनने दे रहे हैं सर। हम लोग आदिवासी प्रदेश से आते हैं, तो परविंदर जी उस पर भी आऊंगी, आदिवासी के ऊपर भी आऊंगी प्लीज सर। आदिवासियों को कांग्रेस चोर भी बनाती है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाकर उनसे घोटाले करवाती है। मधु कोड़ा इसके जीती जागती उदाहरण है। राजा ने बताओ, आदिवासी कांग्रेस के पूरे देश को मालूम है। एक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बना के पूरे झारखंड को लूटने का काम कांग्रेस ने किया, तो उसी पार्टी प्रवक्ता हो, पूरा देश तुम्हारे बारे में जानता है। यही बारे में बोल दीजिएगा थोड़ा। विवेक जी 1 मिनट, लेके जाते एक मिनट पूरे झारखंड विवेक जी करने का काम तो विवेक कांग्रेस की चोरों ने किया है जी। तुम्हारे बारे में पूरा देश को मालूम है, ज्यादा मत बताओ। जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा पर जवाब देने का सुनो जी बताएं। अब अपना प्रश्न फिर से विवेक जी बोलिए, आप बोलिए। आप अपना प्रश्न दोहराएं, ये बार बार चिंता कर रहे थे, जवाब नहीं प्रश्न नहीं सुन पाया मैं। ये बात है सर, जिस राहुल गांधी को आप इमेच्योर कहते हैं कि संविधान की प्रतियां ऐसे लहराते हैं जिनको संविधान की कद्र करना नहीं आता, संविधान का सम्मान करना नहीं आता। लेकिन सर पूरा क्वेश्चन सुनिए सर, लेकिन जब कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता, आज गृह मंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया, सबसे पहला जिक्र किया राहुल गांधी का, तो सर क्या राहुल गांधी इस वक्त आपको टक्कर में नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं? देखिए न राहुल गांधी बीजेपी की मुसीबत है, न राहुल गांधी सबको टक्कर में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष है, सदन में उनका नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जिस तरह का आचरण है वो दुखद है। उस आचरण पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी चिंता व्यक्त की। विक्रम सिंह साहब का एक लेख है पूरा, इस तरह का घृणा का भाव वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में फैला रहे हैं और जिस तरह से गलत तथ्यों का प्रयोग वो सदन के अंदर कर रहे हैं और उसको कहते कि हमारी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के आड़ में जिस तरह से झूठे तत्व सदन के भीतर रख रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष के पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। सदन
के आसन से उनको इसके लिए डांट भी पड़ चुकी है कि आप नेता पद पर होकर अपनी मर्यादा रखें, आप सदस्यों को बेल में आने के लिए उकसा रहे हैं। इस तरह का जो आचरण राहुल गांधी का है, बचपने वाला, या कह लीजिए अभी तक उस नेता पद के अनुरूप अपने आप को राहुल गांधी ढाल नहीं पा रहे। ये चिंता सदन की है, सदन में बैठे नेताओं की है। जितनी जल्दी हो सके राहुल गांधी सदन के नेता प्रतिपक्ष के पद के अनुकूल अपने आप को ढाल लें, उनको कांग्रेस सबके लिए बेहतर होगा। जी 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 ठीक है विवेक जी। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करें जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के अंदर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर प्रहार किया और साथ ही साथ कहा कि जो जेएमएम की सरकार है देश की सबसे करप्ट सरकार है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, कांग्रेस के नेता परविंदर सिंह नामधारी, जेएमएम नेता डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। ज्ञान प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं, उनका बिहेव कुछ इस तरीके से है कि 2/3 बहुमत उनको मिल चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा जी देश और दुनिया शिकायत नहीं है जी कि मोदी जी को बैल बुद्धि क्यों मान रही है। ये शिकायत मैं नहीं करूंगा कि अमित शाह जी को आज भी इस देश की जनता भारत का गृहमंत्री स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही, थोपे गए गृहमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता का जो उत्तरदायित्व होता है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। प्रतिपक्ष का यह कर्तव्य है कि सरकार को संवेदनशील मसलों पर, जनता से जुड़े मसलों पर, जहां वो असफल हो रही हो, जहां वो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में चूक रही हो, वहां पर उसे सचेत किया जाए। अभी चर्चा में बात आई कि राहुल जी मोदी जी के खिलाफ कुछ ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा है। इतिहास पे लौटिए, बहुत पुराना इतिहास नहीं है। यही मोदी जी हैं, यही अमित शाह जी हैं जिनकी सरकार ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी की एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली है। ये आपका क्या रुख दर्शाता है? जिसके पिता की शहादत हुई हो आतंकवाद के नाम पर, जिसकी दादी मारी गई हो आतंकवाद के नाम पर, आप उसके परिवार की एसपीजी सुरक्षा के कवर को हटा रहे। उसका कोई तर्क आपके सामने नहीं, उसका कोई जवाब आपके सामने नहीं। आप लोग जंबो जेट सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी घूम रहे हैं, गृहमंत्री जी भी घूम रहे हैं। जिनको सुरक्षा की जरूरत है उनकी एसपीजी सुरक्षा आप हटा रहे हैं। आपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ कौन सा सहिष्णु व्यवहार किया है, ये भी देश की जनता ने देखा है। और यही कारण है जो हिटलर शाही है अमित शाह जी में, मोदी जी में, उसी का परिणाम है कि अभी
उन्हीं के प्रवक्ता बोल रहे थे पार्लियामेंट हंग हो गई है। जब पार्लियामेंट हंग हो गई तो नैतिकता की तकाजा था कि आपको सरकार बनाने का दावा ही नहीं करना चाहिए था। आप खुद मानते हैं कि अब जो काम 10 साल में होना था 20 साल में होगा, तो फिर देश को 10 साल पीछे ले जाने का उत्तरदायित्व किसका होगा? आप ही का होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो आप ये जान रहे हो कि हम जो सहयोगी दल हमारे साथ हैं उनके कारण हम दबाव में रहेंगे। आप ये स्वीकार कर रहे हो कि जो हमारे सपोर्टिंग हैं वो हमें कदम कदम पे रोकेंगे या रोक रहे हैं, तो आपको ऐसी सरकार बनाने से क्या फायदा मिल रहा है? कि आप जो है जनादेश का सम्मान नहीं कर पा रहे, आप एक ऐसी सरकार को ढो रहे हैं जो आपको खुद बोझिल लग रही है। अपनी सरकार आपको लग रही कि असमर्थ होगी, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश का एक ताजा उदाहरण भी आपके सामने आया, उत्तराखंड का आया है। कांवड़ यात्रा पर एक फरमान जारी हुआ है कि जो भी दुकानदार होगा वो अपना नाम लिखेगा, अपनी जात लिखेगा, खाद्यान्न सूची टांगेगा। अरे मेरे भाई, ये हिंदुस्तान में कभी हुआ है? इस देश में कभी जाति आप पर्दे पर बैठे हैं, आपका नाम है, आप बीच में आप अभी तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं, अभी बीच में नहीं बोलिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं ना। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, आपको फिर मैं ध्यान से सुनूंगा। आप मेरी बात पूरी होने दें। जी, जनता भी हमें आपको सुन रही है। तो राहुल गांधी में इनमेच्योरिटी आप देख रहे हो, अपने प्रधानमंत्री में इनमेच्योरिटी आपको कहीं नहीं दिख रही। आदिवासी मुख्यमंत्री को आप चोर बता रहे हो, कह रहे हो कांग्रेस चोरी करा रही। एक मुख्यमंत्री को आप चोर कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक आदिवासी भारत देश के 2 मुख्यमंत्री जेल में भी हैं, अभी एक वापस छूट कर आए हैं, जेल में है। जेल में रह रहा है, इसको भी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, प्रवर्तन आपका है, सुप्रीम कोर्ट तक आप ले रहे हो, हम कैप्चर कर ले, नहीं कर पा रहे हो। इस देश का सौभाग्य है, इस देश का लोकतंत्र है। आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल जाने से, आपने संविधान मुझको लगता है नहीं था, आप बार बार कह रहे हो कांग्रेस संविधान बचाओ बात कर रही, सपा संविधान बचाओ बात करी, विपक्ष। अरे क्यों न करे? आपने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? जो अपराध संहिता है श्रीमान जी, जो अपराध संहिता है उसमें किसी को अभियुक्त नहीं कहा जाता, ट्रायल कोर्ट तक वो अभियोगी होता है, आरोपी होता है। कोर्ट अगर उसे सजा सुना दे, फाइनल जजमेंट आ जाए, तो वो आरोपी होगा। कोर्ट उसे कर देगा, तो उसके आरोप यही आप संसद में कर रहे हो, यही सड़क पे कर रहे हो। और आज आप हंग में हो, कल आप पूरी तरह भंग हो जाओगे, क्योंकि आपकी तुलना नहीं है। अमित शाह जी की तारीफ आप कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की सफलता पर उनकी। रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही, रोज हमारे शहीद हो रहे हैं। लद्दाख में, गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत हुई। चीन के सामने तो आप क्लियर चिट दे रहे हो। देखिए शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री लेकिन आज आपके विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन स्वीकार कर रहे हैं। प्रकाश जी, आपने जो सवाल पूछे उनका काउंटर करना चाहते हैं सुशील जी, उनसे एक बार काउंटर ले लेते हैं। सुशील जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करें, शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्ञान प्रकाश जी आपने अभी एक बात कही प्रधानमंत्री को लेकर कि मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी आपने बैल बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, उनके बारे में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्लीज सर, मेरे डिबेट में बिल्कुल नहीं सर, प्लीज सर। सुशील जी आप करिए काउंटर सर। बालक बुद्धि राहुल जी पर बात आई सर, मैं वही बोल रही हूँ चारों मेहमानों से, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करी है कि अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सर। प्लीज सर, सुशील जी बोलिए। आप जैसे बालक बुद्धि को बैल प्लीज सुशील जी, प्लीज 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 भाषा का मर्यादा सर। सौभाग्य में बदलेगा, बहुत जल्द आप इंतजार करिए, सौभाग्य में देश सुशील जी जाने जा रहा है, प्लीज इंतजार करिए। आप जो बोलना चाहते हैं सुशील जी बोलिए। देखिए, मैं ज्ञान प्रकाश जी को यही बताना चाह रहा था कि जो ये डेटा दे रहे हैं कश्मीर पर, इन्होंने कहा जरा ये खुद आंकड़े उठाकर देख लें कि बीजेपी सरकार आने से पहले, अब मैं यहाँ बीजेपी सरकार का नाम लूंगा, 2014 का नाम लूंगा, जो देश में उस समय कितनी शहादतें होती थी हमारे सैनिकों की,
उस समय आतंकवादी कितने थे। ये वो देश है जहाँ पत्थर मारे जाते थे सेना पर। पूरी दुनिया में कहीं आप सैनिक की तरफ एक हाथ भी उठा के दिखा दो तो पता नहीं चलता कि उसके ऊपर कितना वो जेल में जाएंगे, कितना होगा। और यहाँ ये कहते थे तो भटके हुए बालक हैं, पत्थर चलाएंगे। तो 500-500 रुपए देकर जहाँ पत्थरों से ये सैनिकों को पिटवाते थे, जो कि देश का गर्व था, ये ज्ञान प्रकाश जी उस सरकार की हिम्मत कर रहे हैं। जो बाल बुद्धि को बैल बुद्धि से तुलना करते हैं, ये उस सरकार की हिमायत कर रहे हैं। तो इनको शायद यही नहीं पता ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। यही रहा सवाल जम्मू एंड कश्मीर का। आज जम्मू एंड कश्मीर ग्लोबल मैप पर है, वहाँ के प्रोडक्ट की वजह से, वहाँ का केसर की वजह से, वहाँ के ड्राई फ्रूट की वजह से, वहाँ का जो पश्मीना शॉल बनता है उसकी वजह से, जो वहाँ वुलन प्रोडक्ट बनते हैं उसकी वजह से। पहले क्या था, वो ग्लोबल फ्लैश पॉइंट था आतंकवाद की वजह से, श्रीनगर में लाल चौक की वजह से, जहाँ भारत देश में आप अपने देश में खुद का तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। तो इसको शर्म आनी चाहिए। ये क्या एग्जाम्पल देते हैं और किसके बारे में देते हैं। मुझे लगता है कि मेरा कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि टीवी चैनल पर भेजने से पहले अपने प्रवक्ताओं की थोड़ी सी ग्रूमिंग कराए, उनकी थोड़ी सी क्लास कराए। ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी, जो नाम पहले से खराब है, ये प्रवक्ता टीवी पर बैठकर और खराब तो उसको कर देते हैं। बिना फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट की बातें करते हैं और जनता को झूठे तथ्य देते हैं। जी सर, तो ज्ञान प्रकाश जी थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। जी ठीक है सर। परविंदर जी आपसे जानना चाहूंगी, उसके बाद विवेक सर आपके पास आऊंगी। परविंदर जी, जैसा कि आपने आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की, आदिवासियों का जिक्र किया, आज तो जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा कि जो इस राज्य को जो पहला आदिवासी सीएम दिया था वो बीजेपी ने दिया था, बाबूलाल मरांडी का जो आपने जिक्र किया, उनका जिक्र उन्होंने भी किया। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो ओबीसी का सोचते हैं, आदिवासियों का सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 27% जो ओबीसी मिनिस्टर्स है वो बीजेपी की सरकार में है। और साथ ही साथ सर उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठियों का भी जिक्र किया और कहा कि जो झारखंड की सरकार है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मैं आपसे सबसे पहले कहता हूं कि गृह मंत्री जी को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इस्तीफा देना चाहिए। तो देश के गृह मंत्री हैं और अगर इस तरह की घुसपैठ हो रही है, देश में बॉर्डर से लोग अंदर पूछ रहे हैं, तो ये देश का बॉर्डर जो होता है केंद्रीय सुरक्षा बलों के हवाले होता है। तो उनको सबसे पहले गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा लेकिन सरकार क्या कर रही है? ठीक है, बॉर्डर पर सरकार, केंद्र सरकार का काम है, अंदर सर स्टेट के इंटरनल के मैटर जो होते हैं वो तो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं सर। मैडम जो बॉर्डर होता है उसमें सुरक्षा केंद्रीय बलों की होती है, सर केंद्र की होती है, लेकिन जब वो राज्य में एंट्री कर जाते हैं तब उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है अपने स्तर पर? एंट्री हुई क्यों? आप ये क्यों नहीं पूछती हैं कि वो तो पूछेंगे ना सर, लेकिन आपसे ना पूछे क्या आपने राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार क्या कर सकती है बताइए? आप कैसे, आप कहते हैं कि सिर्फ सवाल उठाना नहीं होगा ना, सवाल का जिम्मेवारी कौन लेगा ये तय होनी चाहिए ना। देश का गृह मंत्री अगर बोलता है कि यहाँ पर घुसपैठ हुई है तो मैं कहता हूँ पहले इस्तीफा दे, उसके बाद ये बयान दे। बोले नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं मैं कि यहाँ घुसपैठ हुई है। आज कश्मीर में अगर हो जाए तो कहेंगे क्रेडिट मैंने किया, और कहीं घुसपैठ होगी तो कहेंगे सरकार ने किया। आप नैतिक जिम्मेवारी लीजिए। आप यहाँ मेरे घुसपैठ हुई है, देश में घुसपैठ हो रही है दूसरे देशों से, उसकी मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ। क्या कर रहा है ये गलत बातें हैं। और दूसरी बात, आपके राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए, मैं उनको उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप वहां पर राजनीतिक विश्लेषक वर्ड हटा दीजिए, वहां पर लिखिए भाजपा नेता, तब बोलेंगे तो हम लोग को डिबेट करने में मजा आएगा। आप पीछे से कान पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कश्मीर की बात कर रहे हैं, पूछिए ले लिया है क्या मकान वहां पर? देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि वहां के लोग घूम कर आइए, ग्लोबल मैप पर देखिए, खबरें पढ़िए, विदेशी मीडिया की खबरें पढ़िए, अरे पता चलेगा। टीवी पर आप लोगों को सिखाया जाता है क्या बोलना है, एक एजेंडा दिया जाता है, चलाइए मत एजेंडा, हम लोग सब समझते हैं। मतलब आपको अगर आना सिखा दें तो आप भारतीय जनता पार्टी का बोलने लगेंगे, आप बिना तथ्य के बात करेंगे तो आप सही हैं। ना अपने डेवलपमेंट के बारे में मैंने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट किया था, 11 ऐसे प्रोजेक्ट बता दीजिए जो झारखंड में आपने 5 साल में किए, और 11 ऐसे प्रोजेक्ट बता दीजिए जो भारत देश के विकास के लिए आपके पास एजेंडा है। आपने हीरो पटा सन्नाटा, आप भारत के लिए, मैं भी भारत के ही हूँ प्लीज, ठीक है, बोलने का मतलब। ठीक है सुशील जी आपके पास आऊंगे। परविंदर जी आप लास्ट 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा प्लीज सर। ठीक है सुशील जी आपके पास आऊंगे, पहले परविंदर जी अपनी बात पूरी कर ले प्लीज। सहने की ताकत दे, सुने बातों का मेरी, ठीक है जी। आप अगर निष्पक्ष है तो आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिंदे गवर्नमेंट ने
10,000 रुपया महीना छात्रों को देने की घोषणा की। बोलिए वो रेबड़ी है, गलत कर रहे हैं आप। बोलिए शिवराज सिंह क्यों? परविंदर जी, अगर किसी पार्टी ने नहीं गए आप कौन जाओ ना, आप बोलो शिवराज सिंह। आप उनके क्यों उनके वादे किए क्या आपके उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिस तो नहीं किए? आप कौन जाइए, आपके पास संविधान का व्यवस्था है और संविधान को बचाने की आप बात कर रहे हैं। आप संविधान में जाओ। ऐसे ही बोफोर्स का आपने झूठे नारे लगाए, आप कोर्ट में एक भी बार गए नहीं। जब कोर्ट में गए तो आप झूठ आपका साबित हो गया। जनता को बरगलाना छोड़िए। आप बरगलाना नहीं है, आप बरगला रहे थे बैठ के झूठी बातों को। आईना मत दिखाइए आर्टिफिशियल। मैंने जो भी कहा एक एक तथ्य सत्य है। आप न्यूज मीडिया की रिपोर्ट देख लें, आप सरकार की वेबसाइट चले जाएं, आप दुनिया की किसी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप क्या इन्फॉर्मेशन दी है बताइए, जो हम क्या कहना चाहते हैं बताइए। कश्मीर के बारे में जो मैंने कहा एक एक चीज आप सुन कर लें। आप हमको ये बोल रहे थे ना अभी कि सारी ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे बाकी दो गेस्ट भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। विवेक जी, आप विवेक जी जो ठीक है परविंदर जी, एक बार विवेक जी से सवाल पूछ लेने दीजिए। विवेक जी, वो ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह ने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार जेएमएम की सरकार है, वो महाराष्ट्र पर चली गई कि अजीत पवार जिनको बीजेपी पानी पी पी कर कोसती थी कि वो भ्रष्ट है, लेकिन जैसे ही पार्टी में शामिल हुए, एनडीए में आए, वो राग बिल्कुल बंद हो गया बीजेपी का। छगन भुजबल का उन्होंने जिक्र किया। तो सर मतलब ये बात तो सच है ना सर, बीजेपी जिन लोगों पर बोलती है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो सारी बातें खत्म हो जाती है सर। देखिए, ये लोग कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए, इनका अपना दल है। अपने दल के रूप में इन्होंने सहयोगी पार्टी की भूमिका ली है। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाली झारखंड सरकार का है, मुख्यमंत्री अभी जेल से होके आ रहे हैं। किस तरह कांग्रेस वहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्रियों के आड़ में झारखंड को खोखला करती है, ये बहुत पुराना इतिहास है, कोई नई बातें नहीं है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देश ने स्वीकार नहीं किया। ये 8 लाख से जीत के आ रहे हैं। जिस देश में सुबह निकलने पे शाम घर लौटने का पता नहीं रहता था, लखनऊ, बनारस, फैजाबाद, हर जगह कचहरियों में बम ब्लास्ट होते थे, आज वहाँ आतंकवाद जम्मू कश्मीर की सीमाओं में सिमट गया है। वो भी उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी आर्म फोर्सेज कर रही है। आपके युवराज तो विवाद, चाइना विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में मिलते थे, आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे मैं भी भारतीय हूँ। भारतीय तो लालू यादव भी है, भारतीय तो मधु कोड़ा भी है। जरूरत ऐसे आस्तीन के सांपों से सावधान रहने की है जो देश को खोखला कर रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं। अगर हम आपको चिन्हित करते हैं, आप सजा याफ्ता के साथ आप हो, बेल पे छूटने वालों के साथ आप हो, उसके बाद कहते हो साहब मैं भी भारतीय हूँ, तो ऐसे भारतीयों का क्या किया जाए? और आप देश के सुन थोड़ा पहले देश के जैसे समझ लो तो समझो फिर बात को। अभी जो बोला तो बोलो, इसी बात का जवाब पाओगे। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। सुनो पहले, एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे, उनके तो आप अपमानित कर रहे हो बैठ करके यहाँ पर। अगर वो आपके मन की बात नहीं तो बना दोगे। अरे भाई, सत्य सुनने कई साहस भी तो रखो। हमने आपको इतनी देर सुना, आपने आपको टोका कहीं कुछ, आप भी सुनने का आदत डालो। आपके अभिव्यक्त स्वतंत्रता तो क्या हमारी अभिव्यक्त स्वतंत्रता नहीं है? आपके लिए संविधान हमारे लिए संविधान नहीं है। हमारे लिए भी जो संविधान है, हमें भी बोलने की आजादी है। यस, बहुत अच्छी बात है। अब एक फैसला जो मायावती 2011 में उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग में दे गई कि दुकान के सामने नाम, मालिक का नाम और कर्मचारियों के नाम लिखना है, उसको आज अगर हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं 240 किलोमीटर कांवड़िया के रूट पे, सबके पेट में दर्द हो रहा है साहब। इसमें धर्म पूछी जा रही, जात पूछी जा रही, ये मिथ्यात्मक बातें क्यों करते हो भाई? वह हिंदू मुसलमान सबके लिए आदेश है कि अपनी दुकान के सामने अपने मालिक का, अपने कर्मचारियों का नाम चस्पा करो। क्या बेच रहे हो, शाकाहारी मांसाहारी, बताओ, दिक्कत क्या है भाई? विवेक जी, परविंदर जी तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को केंद्र सरकार नहीं रोक पा रही, क्योंकि बॉर्डर पर तो केंद्र सरकार की तरफ से जो फोर्स होते हैं डिप्लॉय होती है ना सर। जी
परविंदर जी कह रहे हैं कि ये काम तो केंद्र सरकार का है ना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना। सर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट समय तो दीजिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ जी। ये पूरे देश को मालूम है कि पश्चिम बंगाल घुसपैठियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना है। हमने बीएसएफ का दायरा बढ़ा करके 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया जी। उस पे दीदी ने कितना नाच नाचा सबको मालूम है। आप किस तरह से और सुनिए कि हमारे मित्र बड़ा ज्यादा यहाँ बोल रहे हैं, ये जो जमई टोला में अपने जीजा लोगों को बसा रहे, वो क्या है इनके? पूरा एक जमई टोला झारखंड में बसा है कि नहीं बसा है? वो आदिवासी बहन बेटियों को मुस्लिमों से आप निकाह करवा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वो आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसको रोकना भी क्या भारत सरकार का काम है? जमई टोला की संख्या बढ़ती क्यों जा रही झारखंड में? उसको रोकने के लिए झारखंड में आपने क्या किया? हेमंत सोरेन ने है जवाब आपके पास कि वहां भी बीएसएफ भेजी जाएगी? जवाब है, वहां भी बीएसएफ भेजी जाएगी। जमई टोला में रोज घरों की संख्या क्यों बढ़ रही है कि आदिवासी बहन बेटियां बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल में क्यों फंस रही हैं? इसका कौन जवाब देगा? बहुत सी बातें हैं। आज ये देश की सुरक्षा का सवाल है, ये इसको राजनीतिक पाले में खींच के देखने की जरूरत नहीं है। एक सरकार पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए पलक फावड़े बिछा के बैठी है। हमने बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर किया। सारे सीमावर्ती मुख्यमंत्रियों के पेट में दर्द हो गया। आपके झारखंड में जमई टोला में रोज बस्तियां बढ़ती जा रही है, कौन रोकेगा इसको? यहाँ भी बीएसएफ भेजते हैं। बस्तियां बॉर्डर से इधर आ रहे हैं। अरे भाई ठीक है, कहा तो कि पश्चिम बंगाल के स्थानीय जिले गेटवे ऑफ इंडिया बने हुए हैं घुसपैठियों के लिए। ममता दीदी पलक फावड़े बिछा के बैठी है, ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम, जिसको आप गठबंधन में लिए घूम रहे हैं। आप भी तो उस पाप के भागी हैं। ठीक है विवेक जी, आपने जो सवाल पूछे उनका काउंटर ले लेती हूँ परविंदर जी से, उसके बाद ज्ञान प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। जी परविंदर जी बोलिए। देश की सुरक्षा, इसका मतलब है कि देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि मैंने इतनी फोर्स कर दी, वो कर दी। इसका मतलब यह है कि देश की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। ममता दीदी तय करेंगी, सुरक्षा करेंगी देश की सीमाएं। दूसरी बात, आज ये इलेक्शन के टाइम में आके झारखंड में जाकर रो रहे हैं देश के गृह मंत्री कि यहाँ पर मुस्लिम लोग शादी कर रहे हैं हिंदू आदिवासी लड़कियों को। उंगली उठाने से पहले एक उंगली आपके तरफ भी जाती है। आपके बड़े बड़े नेता हैं जो उनकी बेटियां मुसलमान से शादी की हैं, उसको किसने शादी कराया? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। बताइए वहां पर आप उसको नाम बताइए। शाहनवाज हुसैन क्या किया है? उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो शादी कर लिया कोई, तो उसको आप कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल दीजिएगा। किसी घुसपैठिया की तुलना आप शाहनवाज हुसैन की शादी से, एक गलत बात है। नहीं, आप लोग चुनाव के टाइम आते हैं सांप्रदायिक रंग देने के लिए। बांग्लादेश एक नेता डिबेट को क्वेश्चन पर लेकर आए, ये शोभा नहीं देता है। देश का गृह मंत्री ऐसी सांप्रदायिक बातें करे, ये शोभा नहीं देता है। और चुनाव एक महीना पहले जमई में मकानों की संख्या बढ़ती जाए, हम आंख मूंदे रहे आपकी तरह। देश के गृह मंत्री सो रहे थे 5 साल से, चुनाव एक महीना पहले उनको आदिवासी मुश्किल संविधान बचाओ ना, कोर्ट की सेवा में। ये आदिवासी बहन बेटियां, उनकी बहन बेटियां हैं कि नहीं है? तो आप आदिवासी की बेटी, मेरी बेटी, सबकी बहन बेटी है। तुम्हारे दिलों में नहीं परिंदर जी ठीक है, विवेक जी ठीक है। और परिंदर जी, चित भी मेरी पट भी मेरा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर केंद्र सरकार को आप जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी राज्य सरकार की भी बनती है। ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी का आज बहुत जिक्र हुआ, गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में भी देखने को मिला, लेकिन सर एक चीज जो बहुत जरूरी है, क्या कांग्रेस को मंथन करना चाहिए? क्योंकि देखिए लगातार 3 बार से कांग्रेस 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लगातार अपना मंथन करती आ रही है, उसमें कहीं किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं। हमने क्लियर ये कहा है कि हम सरकार बनाने की, सत्ता की राजनीति नहीं किया करते। अगर ये राजनीति हम करते तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इंदिरा जी की शहादत हमारी पार्टी न दी होती, राजीव गांधी की शहादत हमारी पार्टी न दी होती। ज्ञान प्रकाश जी, गठबंधन क्या था? 99 और 100 से 200 से मतलब नहीं है। हम अपने जिन राष्ट्रीय मुद्दों की बात लेकर चल रहे हैं, उन राष्ट्रीय मुद्दों की बात लेकर चलेंगे।
आज राहुल गांधी जी लीडर अपोजिशन है और आप अगर उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लीडर अपोजिशन है तो फिर ये दुर्भाग्य आपका है, देश का नहीं है। देश ने मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है। जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन IND, उसको ये मैंडेट है कि ज्ञान प्रकाश जी, अगर सत्ता की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है तो गठबंधन क्या था सर? गठबंधन का उद्देश्य केवल सत्ता की राजनीति नहीं हुआ करती। गठबंधन का उद्देश्य है कि इस हिटलर शाही भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश की जनता को निजात दिलाई जाए। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे हों, नौजवान नीट के पेपर को लेकर आंदोलन कर रहे हों, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं इस सरकार में, हुकूमत में, जो पारदर्शी साबित हुई हो। रोज एक परीक्षा होती है, रोज लीकेज होता है। कितने शर्म की बात है। IAS IPS जिसे हम सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा कहते हैं, उसमें भी आपने देखा कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक मामला आया है कि एक कैंडिडेट ने अपना नाम बदल के, अपना पता बदल के, अपनी जाति बदल के परीक्षा दे दी, परीक्षा में पास हो गई, IAS बन गई। अब आप उससे टर्मिनेशन की ओर ले जा रहे हैं, अब आप उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। क्या सिस्टम आपका इस देश में चल रहा है कि आपको ये नहीं पता है कौन सी परीक्षा किस तरीके से करानी चाहिए। ये 2 मामले 3 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रही है। ये शर्मनाक स्थिति है किसी सरकार के लिए कि वो अपने देश के भविष्य का भी भविष्य संभाल नहीं पा रही और उस देश का भविष्य सड़क पे खड़ा हुआ है। किसान आंदोलन करता है तो आप उसे आतंकवादी कहते हो। भाजपा जिसको कह दे वो भारतीय है, भाजपा जिसको हिंदू मान ले वो हिंदू है। जो भाजपा की विचारधारा से किनारे हो जाए, जो भाजपा से हट जाए, वो देशद्रोही हो गया। वो हिंदू नहीं है, वो इंडियन नहीं है, वो भारतीय नहीं। तो आप हमें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, आपका सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछने चाहिए, लेकिन फिर राजस्थान को भी नहीं भूलना चाहिए। जब सर अशोक गहलोत की सरकार थे उस दौरान किस तरह से पेपर लीक हो रहे थे की बात हो रही, तो सेंट्रल सिक्योरिटी क्लियर मामला है। इससे स्टेट क्या करेगी? आप सरहद की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप सरहद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी विदेश नीति काम नहीं कर पा रही, आपकी रक्षा नीति फेल है। राजस्थान में क्या बोलोगे किसानों के बारे में? इंटरनल सिक्योरिटी फेल। राजस्थान की जनता का फैसला, किसानों की जमीन पुर करके आए हो भैया कांग्रेस। राजस्थान की जनता का फैसला, लेकिन आप इस देश की जनता के फैसले को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी जहाज डूब रही है और डूबने वाली है पूरी तरीके से। भाई पहले 3 बार से लगातार फेल हो रहे हो। 84 से आज केवल हिटलर साइड है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको भरोसा रह नहीं गया है। यही CBI, यही ED आपकी जिस दिन आपका साथ छोड़ेगी उस दिन आपको भी वही दिन देखना होगा जो उदाहरण आज आप दे रहे हैं देश की जनता के सामने। और इसीलिए जनता ने आपको लगातार अनएक्सेप्ट किया है। यूपी भी देख लीजिए, जो भी स्टेट उठा के देख लीजिए, कहाँ थे आप, कहाँ पहुँच। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, समय का थोड़ा अभाव है। सुशील जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज जो गृह मंत्री का जो भाषण था, क्या जिस तरह से विपक्ष ने जो नैरेटिव फैलाया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में, क्या उसकी काट है, क्या उसका काउंटर करने की कोशिश की जा रही है और इस काउंटर में कितना सफल बीजेपी रहेगी? अमित जी जी सुशील जी, आपसे। जी आपने बिल्कुल सही कहा। जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव फैलाया गया संविधान बचाओ का, अभी हमारे मित्र ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी बोल रहे थे, तो संविधान की जिसकी आप खुद रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करते। जो आर्टिकल 51A क्लियर कट कहता है उसकी आप कोई बात नहीं करते। आप जनता को सिर्फ अधिकार मांगने की बात करते हैं। देश के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, जो संविधान में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज है, हर सिटीजन की होने चाहिए, वो आप जिम्मेदार राजनेता होने के बाद उसको नहीं फॉलो करते। आप जनता को भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं। और मेरा आप सभी मेहमानों से ये रिक्वेस्ट है, किसी पार्टी ने अगर कोई प्रॉमिस किया है जनता को, आपको लगता है वो गलत प्रॉमिस किया है, तो देश का तो कानून है, नया कानून भी आ गया। आप जो गलत प्रॉमिस किया आप उसके खिलाफ लेकिन सुशील जी कैसे गारंटी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है हमारी सरकार बनती तब उस गारंटी का फायदा लेते, सरकार बनी नहीं तो गारंटी किस नाम की? जाए ना आपने नौजवानों को, देखिए आप कोर्ट में जाए ना। सुशील जी मैं क्या कह रही हूँ, सुशील जी देखिए आप गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो साफ कहा है हमारी सरकार बनती तो गारंटी देते, अब सरकार नहीं बनी है तो गारंटी किस नाम की? हाँ तो वही तो हमने थोड़ा पहले कहा ना, आप गारंटी कर्तव्य बनता है कि जो अपने वायदे किए उसको भी आप पूरा करें। लोकतंत्र कहता है कि सरकार बनने के बाद पूरा देश आपका हो गया है।
अगर आप हवा में गारंटी दे रहे हैं तो ये भी संविधान का उल्लंघन है। संविधान के किस पार्ट में लिखा है कि आप हवा में गारंटी दें? और किस में लिखा था कि 2 करोड़ ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होगी राष्ट्र धर्म में किसी और मुद्दे पर बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।